अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने हबीब और उनकी आल के सदके में वतन अजीज पाकिस्तान को दुश्मनों के शर से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसराइल के बारे में मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टूक मौक़िफ़ दे दिया। कहा, इसराइल और फलस्तीन के बारे में हमने अल्लाह को भी जवाब देना है। वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की खराबी की खबरों को गलत करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। अगर हम वो तस्लीम कर लेते हैं तो हमें फिर कश्मीर का भी, हमें एग्जैक्टली सिचुएशन कश्मीर का है तो हमें वो भी गिव अप करना जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान नहीं तस्लीम कर सकता इसराइल को। क्या हम अल्लाह को जवाब देंगे कि हम उन लोगों को जिनके ऊपर हर किस्म की ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनके सारे हकूक़ लिए गए हैं, जिनको जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्या हम उनको अबैंडन कर सकते हैं? मेरा तो ये ज़मीर कभी भी नहीं मानेगा ये करने को। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ है। हमें क्लियर हो जाना चाहिए, हमें वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये जो मुल्क ने तरक्की करनी है, हमारी डेवलपमेंट है, वो चाइना के साथ अब जुड़ी हुई है। अपोजिशन रहनुमाओं के एनआरओ मांगने का मकसद ब्लैकमेल करना है। अपोजिशन की तरमीम का मकसद ही एनआरओ है। एनआरओ देना मुल्क से बड़ी गद्दारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क तबाह तब होता है जब वज़ीर आज़म और वज़रा करप्शन करें। अगर एहतसाब से पीछे हट गए तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। पहले करप्शन, अब चोरी को बचाने के लिए फैटअप जैसे कवानीन के लिए भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारी जो सारी कोशिश ये है कि जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, इससे खत्म किया जाए। वो जो सारा एलीट है, वो जो शोर मचाता है, जो उनको अगर आप नैब में बुलाते हैं तो 200 लोग लेके चले जाते हैं। उनको जब बुलाते हैं वो अदालत फैसला करती है तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। वो एलीट मानती नहीं है, वो समझती है उनकी प्रिविलेज पोजीशन है, उनके लिए वो कानून से ऊपर है। पहली दफा पाकिस्तान में वो स्टेप्स उठाए गए हैं जो ये ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए हैं। एलीट तबका है, सब इकट्ठा हो गया और वो 2 साल मुसलसल इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश में है। उनकी तो डिमांड बड़ी सिंपल है। उन्होंने तो पहले दिन से फैसला कर लिया कि मुझे अपोज करना है जब तक मैं एनआरओ ना दूं। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन का नाम आने पर इजहार अफसोस। कहा, इल्जाम साबित नहीं हुआ मगर अब माजी वाला करीबी ताल्लुक भी नहीं रहा। 2 साल में कई चैलेंजेस का सामना किया। उन्होंने कहा कि अवाम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आला पंजाब के दिफा में शराब लाइसेंस केस को मजाक भी करार दिया। कहा, केस मजबूत है तो सबसे पहले मैं कहूंगा ओहदा छोड़ दो। जो मेरे साथ जिसने सबसे मेहनत की थी वो जहांगीर तरीन है। बदकिस्मती है कि जब ये हमें प्रोब की शुगर के ऊपर तो उसके अंदर जाहिर है कि जहांगीर भी बीच में आ गए। इसकी मुझे अफसोस बहुत हुआ। उस्मान के ऊपर कोई कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ये जो इल्ज़ाम लगा इसके ऊपर शराब के लाइसेंस का, ये इतना मजाक है। एक बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसे बुला लिया और शक पैदा कर दिया। अगर कोई केस तकड़ा है तो सबसे पहले तो मैं उसको कहूंगा उस्मान आप छोड़ें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 24 साल जिद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। मुआशरे के कमजोर तबके के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना जिद्दोजहद का असल मकसद है। रिपोर्ट करेंगे ऑन शिराजी। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुश्किल वक्त में कामयाबी हासिल की। हमारी जिद्दोजहद का महवर हर कमजोर पाकिस्तानी है। कमजोर तबके के लिए सोचना असल ईमान है। मदीना की फलाही रियासत के तस्वर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। तालीमी निसाब में मदीना की फलाही रियासत का तस्वर शामिल करेंगे। शफकत महमूद से कहा है निसाब में रियासत मदीना का तस्वर शामिल करें। इब्तदाई तौर पर 8वीं और 9वीं जमात के लिए निसाब तैयार होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में काबीना अरकान ने हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला करने पर खराज तहसीन पेश किया।
مراد سعید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں معیشت کو نئی ڈائریکشنز مل گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان عالم اسلام کے نئے لیڈر ہیں۔ فیصل واوڈا نے بھاشا ڈیم کی تعمیر شروع ہونے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ شیخ رشید احمد نے ML1 منصوبے کو بڑی کامیابی قرار دیا۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ غربت میں کمی کا سب سے بڑا پروگرام شروع ہوا۔ اسد عمر نے ملکی ترقی کے لیے حکومتی منصوبہ بندی سے آگاہ کیا اور کہا کہ وزیر اعظم کی کامیاب حکمت عملی سے کورونا پر قابو پایا۔ وزیر اعظم کریز پر سیٹل ہو چکے، لمبی اننگز کھیلیں گے۔ اور کورونا کا ذکر کریں تو ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 613 نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں، جبکہ مزید 11 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 613 نئے کیسز، ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 2,90,445 تک جا پہنچی، جبکہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا سے 11 اموات ہوئی ہیں اور جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6,201 ہو گئی ہے اور کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,116 ہے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 613 نئے کیسز سامنے آ گئے، جبکہ مزید 11 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 613 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 2,90,445 تک جا پہنچی۔ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا سے 11 اموات رپورٹ ہوئی، جبکہ کورونا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 6,201 ہو گئی۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,116 ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بلدیہ مواد کوسٹ میں رینجرز اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں نے کلعدم تنظیم کے 2 دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی ہے اور کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت محمد رفیق اور محمد عدنان کے نام سے ہوئی، جن کا تعلق کلعدم تنظیم سے ہے، جبکہ ملزمان سے 2 کلاشن کوف، 2 پسٹل، 9 mm اور بڑی مقدار میں کلاشن اور پسٹل گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایکشن، بلدیہ مواد کوٹ میں رینجرز اور CTD کی مشترکہ کارروائی کے دوران کلعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کی شناخت رفیق اور عدنان کے نام سے ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ شاہد اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد، اس کارروائی کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، یہ رئیس موج کوٹ میں جو رینجر سٹی کی مشترکہ کارروائی کی گئی تھی انچارج مظہر مشکانی کی طرف سے، جس میں کلعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے علاوہ سے آپریشن کے دوران 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کے شناخت کی کرنی چاہیے۔ دہشت گردی شناخت کے اندر ایک محمد رفیق اور عدنان کے نام سے ان کے خلاف دہشت گردی کے تعلق سے کلعدم تنظیم سے، اس کے علاوہ سے خلاف دہشت گردی کے قبضے سے اور رائفل کلیکشن اور جو سامان میں برآمد ہے، اس کے آسات سے استعمال کی طرف سے پسٹل 9mm بڑی مقدار میں کلیکشن اور گولیاں بھی ضبط کرنی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شاہد اعجاز۔ پاکستان دشمن پھر سرگرم ہو گئے۔ پاکستان کے خلاف را اور NDS کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ پاک فوج، پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ کلعدم TTP کو منظم کرنے کا انکشاف بھی ہوا۔ پکتیکا اور کنٹے میں کلعدم تنظیموں کے اجلاس میں بے نظیر قتل میں ملوث اکرام اللہ ترابی نے بھی شرکت کی۔ را اور NDS کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا۔ افغان امن عمل کو سبوتاژ کرنے کی گھناؤنی سازش سامنے آ گئی۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور افغانستان کی خفیہ ایجنسیاں زہر اگلنے لگی۔ غزہ پاک کے خلاف کلعدم TTP کو منظم کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق را NDS کی سرپرستی میں جماعت الاحرار اور دیگر جماعتوں کا کلعدم TTP سے اتحاد ہوا ہے۔ ٹیکا اور کنٹر میں کلعدم تنظیموں کے اجلاس میں را اور NDS اہلکار شریک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکرام اللہ ترابی دوبارہ افغانستان پہنچ کر کلعدم تنظیم کے ساتھ مل گیا ہے۔ اکرام اللہ بے نظیر بھٹو قتل کیس کے مرکزی ملزمان میں سے ایک ہے۔ افغانستان میں ہونے والے پاکستان دشمن اجلاس میں اکرام اللہ ترابی بھی شریک تھا۔ اکرام اللہ ترابی کو افغانستان میں اتحادی فوج نے گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا تھا۔ وہ پاکستان میں عدالتی ضمانت پر رہا ہوا تھا۔ پاکستان دشمن اجلاس میں پاک فوج، پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں پر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اجلاس 16 اگست کو افغانستان میں ہوا تھا۔ راولپنڈی، اسلام آباد،
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ने ले ली करवट। हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम ने ली करवट। शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश, ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आ गई है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। लाहौर शहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुरीद के और गिरदोनवाह में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। डस्का, भलवाल और गिरदोनवाह में भी मी बरसा। कालाबाग और गिरदोनवाह में बारिश से मुरझाए चेहरे खिल उठे, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। और कराची में रात गए रिमझिम के बाद मौसम सुहाना है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहेगा, जबकि हल्की बारिश का भी इम्कान है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश की सूरत में एहतियात करें। गैर कानूनी जराए से बिजली का हुसूल जानलेवा है। शहरी टूटे हुए तारों और बिजली के खंभों और पीएमटी से दूर रहें, जबकि बारिश और खड़े पानी में पानी की मोटर जैसे बरकी आलात का गैर महफूज इस्तेमाल हादसात का सबब बन सकता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश ने जहां मौसम खुशगवार कर दिया, वहीं के इलेक्ट्रिक की मनमानियों ने मौसम का मजा किरकिरा कर दिया। मजीद जान लेते हैं शाहिद एजाज से। जी शाहिद। जी बिल्कुल, कराची का आज भी जो है मौसम खुशगवार हो गया है और यहाँ पे शहर कायद में जो है हल्की बुल्की बारिश का सिलसिला जो है सुबह से जारी था। और अभी भी हम एक पार्क में मौजूद हैं, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको फिलहाल दिखा सकता है कि इस पार्क के अंदर जो है फैमिली बैठी हुई नजर आती है। और इसके साथ ही जो है महकमा मौसमियात का भी ये कहना था कि आज दिन भर में मौसम अब्र आलूद रहेगा और हल्की बारिश का भी इम्कान है। इसके साथ ही सुबह के वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासिब जो है 78% रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार हवाएं चल रही हैं। और इसके साथ ही जो है हम बात करते हैं कि के इलेक्ट्रिक की जहां बारिश का पानी बूंदाबांदी स्टार्ट होती है, वहीं जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है ना आग मचोली का सिलसिला जारी हो जाता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है अभी भी लाइट गायब है, जिसमें करीमाबाद है, लियाकताबाद है, क्लिफ्टन है, डिफेंस है, मलिर, सऊदाबाद, अजीजाबाद, इसके साथ ही जौहर मोड़ और गुलशन इकबाल का जो इलाका है अभी भी लाइट जो है अभी भी लाइट गायब है। इसके साथ ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो है बारिश के साथ जो है लोग एहतियात करें, खंभों के पास खड़े होने से एहतियात करें। लेकिन इसके साथ ही जो है खास तौर पर कायदाबाद का इलाका है, बहुत ज्यादा जो है लाइट रात से वहाँ 24 घंटे हो गए लाइट गायब है और बहुत मुतासिर नजर आता है। इसके साथ ही जो है यहाँ पर शहरी जो है पार्कों के अंदर जो है बहुत इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और मौसम के लुत्फ उठा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद एजाज। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कराची में कचरे के पहाड़ शहरियों के लिए अजाब बन चुके। कुरंगी इंडस्ट्रियल के मुत्तसल आबादियां नासिर कॉलोनी और जिया कॉलोनी की सड़क को ही कचरा कुंडी बना दिया गया। इलाका मकीनों और मुसाफिरों के लिए गुजरना इम्तिहान बन चुका है। मजीद जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। अशरफ, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, शहर कायद में कचरे के अंबार जमा हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नासिर कॉलोनी और जिया कॉलोनी के बीच सड़क के साथ एक सड़क पर कचरा जमा हुआ है। कैमरामैन दिखा सकते हैं असगर हुसैन के, ये कचरा कई माह से इसी तरह जमा है, ना तो यहाँ से उठता है और ना किसी को तौफीक है कि यहाँ से कचरा उठाया जाए। मेन सड़क कचरे से भरी हुई है। कचरा कुंडी की वजह से यहाँ के इलाका मकीन शदीद परेशान है, जबकि यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनको भी शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके कचरा कुंडी के कचरे के साथ ही मुत्तसिल बिल्कुल जो है इन्वायरमेंट का ऑफिस है, सिंध इन्वायरमेंटल का ऑफिस है, उनको भी ख्याल नहीं है कि इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए ये कचरा जो है इसको डंप किया जाए, यहाँ से ठिकाने लगाए जाए। यहाँ पर कचरे की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस कचरे को यहाँ से कहीं और ठिकाने लगाया जाए ताकि उनकी मुश्किलें कम हो सके। बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी अपडेट करने के लिए। और दुबई तर्ज पर तैयार करदा जनूबी पंजाब का पहला मॉडल पुलिस स्टेशन जिला रहीम यार खान में मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया है। साइलिन कंप्यूटराइज टोकन वसूल करने के बाद फुली एयर कंडीशन हॉल में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जहां पर पुलिस के कांस्टेबल उन्हें ठंडा पानी और दीगर मशरूबात पेश करते हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक।
عام حالات میں ایک شریف آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن سے دور ہی رہے، مگر ضلع رحیم یار خان میں ایک پولیس اسٹیشن ایسا بھی ہے جہاں پر سائلین کمپیوٹرائز ٹوکن وصول کرنے کے بعد ایئر کنڈیشنڈ ہال میں بیٹھ کر انویسٹیگیشن آفیسر سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں۔ انتظار کے دوران سائلین کی خدمت کے لیے انہیں ٹھنڈا پانی اور مشروبات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ جنوبی پنجاب کا پہلا ماڈل اسٹیشن ہے جس کو جدید طرز پر مکمل اس میں خاص طور پہ یہ بات ہے کہ اس میں جو انٹیروگیشن روم بنائے گئے ہیں اس میں جو انٹیروگیشن کرنے والا آفیسر ہے وہ الگ کمرے میں بیٹھتا ہے، جبکہ ملزم الگ کمرے میں بیٹھتا ہے اور انٹرکام کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور تفتیشی آفیسر انٹرکام کے ذریعے اس سے سوال جواب کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کا تھانے جا کر اپنی کمپلین درج کروانا ایک ناممکن سی بات نظر آتی ہے، مگر اقبال آباد تھانے میں خواتین کے لیے خصوصی طور پر لیڈیز فورس تعینات کی گئی ہے، جو کہ خواتین کے مسائل سن کر ان کے فوری حل کے لیے کوشاں نظر آتی ہے۔ کوئی بھی سائل یہاں آتی ہیں تو لیڈی کانسٹیبل سب سے پہلے ان کی دلجوئی کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، سکون سے ان کا مسئلہ سنا جاتا ہے، ان کو تسلی دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ میں بھی یہی ہے کہ ہمارے جو فیمیل کے مسائل ہیں وہ میل انویسٹیگیٹر کی نسبت فیمیل انویسٹیگیٹر کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتا سکتی ہیں اور فیمیل اس پر بہتر طریقے سے ورک آؤٹ کر سکتی ہیں، جو کہ اقبال آباد پولیس اسٹیشن میں ملزم سے تفتیش کے لیے مارنے کے کلچر کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ انویسٹیگیشن آفیسر الگ کمرے میں بیٹھ کر ملزم سے انٹرکام کے ذریعے اپنی تفتیش کو مکمل کرتا ہے۔ انسپیکٹر چودھری اظہر اقبال کے مطابق پولیس کے جوانوں کو حشاش پرشاش رکھنے کے لیے انہیں والی بال اور دوسری کھیلوں کی جانب راغب کیا جاتا ہے تاکہ ان کی جسمانی فٹنس بھی برقرار رہے۔ تھانے کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اطراف میں پھولوں کے پودے اور گراؤنڈ بھی بنایا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے چاروں اطراف سی سی ٹی وی کیمرے اور حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین تھمب سسٹم بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ کیمرہ مین نعمان جاوید کے ساتھ فاروق چودھری، سچ نیوز، رحیم یار خان۔ گرم موسم میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ملتانیوں کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث کاروبار متاثر ہونے سے کاروباری طبقہ پریشانی سے دوچار ہے، جبکہ شہری بھی گھنٹوں بجلی غائب رہنے سے پریشان ہو چکے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں احمد کاشف سے۔ جی احمد کاشف۔ جی بالکل، میپکو ریجن میں غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ تاحال جاری ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے، موسم گرم ہے، حبس ہے، ایسے میں جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر پہنچ جائے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر مشکل میں وہ وقت گزرتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاروباری طبقہ ہے ان کے لیے بھی خاصی پریشانی کا یہ سبب بنتا ہے، ان کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے۔ دکاندار ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، بجلی جائے تو کب آتی ہے؟ یہاں اس علاقے ملتان، نیو ملتان میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ گرمی اتنی پڑ رہی ہے، لوگوں کو رات کو سونے کا ٹائم نہیں ملتا۔ رات کو لائٹ چلی جاتی ہے تو لوگ جاگتے رہتے ہیں، پوری رات ہی جاگتے رہتے ہیں، ایسے حالات ہے۔ پھر لائٹنگ جو لوڈ شیڈنگ ہے نا، پہلے والی جو حکومت بجلی پوری کر کے دے گی ہے، ان سے وہی نہیں سنبھالی جا رہی۔ ایک نظام صحیح ہوا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، پھر کیوں نہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس حکومت۔ یہ بتائیے گا، اگر بجلی چلی جائے تو تقریباً کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے واپس؟ کبھی کبھی 4-5 گھنٹے۔ صبح جاتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، 8 بجے چلی گئی، پھر 1-2 بجے آئے گی، 1 بجے آئے گی۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے گرمی میں۔ جی بالکل، عوام خاصے برہم ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو لوڈ شیڈنگ اور وہ بھی غیر اعلانیہ، کچھ علم نہیں ہوتا کہ کب لائٹ گئی ہے تو واپس کب آئے گی۔ عوام اس حوالے سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ حکمرانوں کو اس کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف۔ گرمی، شدید حبس اور اب لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ این ٹی ڈی سی نے لیسکو کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ جی نبیل۔ جی بالکل، شہر لاہور میں اس وقت بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ شہر لاہور میں اس وقت کافی زیادہ ایریاز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ شدید گرمی، حبس میں جو لوگ ہیں اس وقت مجبور ہیں لوڈ شیڈنگ میں زندگی گزارنے کے۔ جبکہ لیسکو کی اگر بات کی جائے تو لیسکو کے مطابق اس وقت انتہائی جو سسٹم ہے وہ نارمل چل رہا ہے، سوائے
उन एरियाज़ के जहाँ पे थोड़े बहुत इस वक्त तरक्याती काम जारी हैं, वहाँ के जो है फीडर्स इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन जो अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बताऊँ तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बयानात के मुताबिक जो है वो इंतहाई सिचुएशन जो है वो हम लोगों को बरअक्स नज़र आ रही है। लाहौर के इलाके समनाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, इस्लामपुरा, सांदा, राजगढ़, शाम नगर, ताजपुरा, इलामा इकबाल टाउन, जौहर टाउन, मॉडल टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा, देखा जाए तो आधे से ज़्यादा लाहौर में 5 से 6 घंटे तक की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो इस वक्त जा पहुँचा और शहरी जो है इंतहाई मुश्किल हालात में, इंतहाई शदीद हाब्स में, गर्मी में रात गुजारने पे जो है वो मजबूर है। इसको को इस वक्त 4600 बिजली जो मेगावाट है वो उसकी तलब है, जबकि सिर्फ 4200 मेगावाट जो इस वक्त लेस्को को बिजली मिल रही है। सिर्फ 400 मेगावाट की शॉर्ट फॉल इस वक्त लेस्को को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सिर्फ इसके बाईस जो है 5 से 6 घंटे जो शहर में इस वक्त शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जो तक जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला है। शहरी शदीद अजियत का शिकार है। नबील नकवी लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पेशावर के 4 इलाकों में कोरोना वायरस फैलाव के खदशे के पेश नजर आज माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। हयाताबाद फेज 3, फेज 2, अनवर असद कॉलोनी और ओपीएफ कॉलोनी में आज दोपहर 2 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। इलाके में जरूरी अशिया, खुर्दनोश और मेडिसिन, जनरल स्टोर, तंदूर और इमरजेंसी सर्विस की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि इन इलाकों की मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। आलमी इदारा बराए सेहत ने तमाम ममालिक से मुश्तरका वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल होने का मुतालबा कर दिया। सरबरा आलमी इदारा बराए सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना के शदीद खतरे से 2-4 आबादी को एक साथ वैक्सीन फराहम होनी चाहिए। आलमी वबा के फैलाव का खतरा अभी टला नहीं। आलमी इदारा सेहत ने तमाम ममालिक से मुश्तरका आलमी वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल होने का मुतालबा कर दिया। दुनिया भर में कोरोना के शदीद खतरे से 2-4 आबादी को एक साथ वैक्सीन फराहम होनी चाहिए। ऐसा ना हुआ तो आलमी मईशत की बहाली मुश्किल हो जाएगी। वबा को खत्म करने के लिए चंद ममालिक के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को खतरे का शिकार आबादी का तहफ्फुज यकीनी बनाया जाए। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में रात भर और सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। गर्मी और हब्स की शिद्दत भी कम हो गई है। सज्जाद काज़मी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सज्जाद, कैसा मौसम है इस वक्त? आज भी कुछ शहर बेमिसाल के मौसम के क्या ही कहने। सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। आसमान के ऊपर काले स्याह बादल हैं और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो दर्जा हरारत जो मौजूदा है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। अब बारिश की पेशगोई जो मौसम का हाल बताने वाले हैं वो कहते हैं कि आइंदा 2 दिन तक मजीद बारिश का जो है इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और गो के दिन के औकात में जो है धूप भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है मौसम खुशगवार है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से ये सूरत हाल है कि बारिश के बावजूद जो है धूप हो जाती है, धूप से गर्मी में फिर से दोबारा से इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए जुड़वा शहर में आज सुबह सवेरे बारिश के बाद जो है मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। उसके साथ साथ मरी की सूरत हाल अगर देखा जाए तो मरी की सूरत हाल काफी जो है अच्छी हो चुकी है कि 17 डिग्री दर्जा हरारत वहां तक जो है गिर चुका है और वहां पर भी इस वक्त मुसलसल मूसलाधार बारिश जारी है। और महकमा मौसमियात का जो ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों में मजीद जो बालाई इलाके हैं, शुमाली इलाका जाता है, वहां पर बारिश का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में जो है दिन के औकात में गर्मी पड़ने का इम्कान है, जबकि शाम के औकात में दोबारा से जो है मौसम जो है अच्छा हो जाएगा और बारिश का रात गया जो है बारिश भी उसकी भी इम्कानात जो है जाहिर किए जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2 साल में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। चीनी 40 रुपए, दाल माश 91, दाल मूंग 116, आटे का 20 किलो का थैला औसतन 232 रुपए महंगा हुआ है, जबकि महंगाई की औसत शरह 10.74% रही। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। आम आदमी के इस्तेमाल की अशिया जरूरिया, आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च सब कुछ महंगा हो गया। 2 साल के दौरान चीनी की औसतन कीमत 40 रुपए 8 पैसे फी किलो तक बढ़ गई। अगस्त 2018 में चीनी की औसतन कीमत 55 रुपए फी किलो थी, जो बढ़कर अब 95 रुपए फी किलो हो चुकी। अगस्त 2018 तक अगस्त 2020 दालों की कीमतों में भी होशरवा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 साल के दौरान
दौरान दाल माश की कीमत में 91 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात की सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 2 साल के दौरान दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए फी किलो महंगी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा दौर में आटे का 20 किलो का थैला औसतन 232 रुपए तक महंगा हुआ। इसी तरह से ताज़ा दूध 17 रुपए फी लीटर, जबकि दही की कीमत में 16 रुपए फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साला दौरे हुकूमत में आलू 33 रुपए, प्याज 3 रुपए फी किलो तक महंगे हुए। मुर्गी जिंदा ब्रायलर 8 रुपए फी किलो तक महंगी हुई। अगस्त 2018 तक अगस्त 2020 2.5 किलो घी का टीन 160 रुपए तक महंगा हुआ। इसी तरह से महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2019-20 में महंगाई की औसतन शरह 10.74% रही, जबकि माली साल 2018-17 में महंगाई की औसतन शरह 4.68% थी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। महंगाई कम नहीं हो रही, न फंड्स मिलते, अवाम को रिलीफ देना इंतहाई जरूरी है। अरकान कौमी असम्बली ने वजीर आला पंजाब के सामने शिकायत का अंबार लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में पीटीआई अरकान असम्बली ने महंगाई का मामला उठा दिया। कहते हैं इंतजामी अफसरों की करप्शन पहले से भी बढ़ गई है। उस्मान बुज़दार ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए मजीद इंतजामी इकदामात का यकीन दिलाया। तहरीक इंसाफ के पंजाब से अरकान कौमी असम्बली की गुज़िश्ता रात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई। हुकूमती जमात के अरकान असम्बली महंगाई के खिलाफ बोल पड़े और कहा कि चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही। अवाम को रिलीफ देने के लिए महंगाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली को यकीन दिलाया कि इस ज़मन में इंतजामिया को मजीद मुतहर्रिक किया जाएगा। अरकान का कहना था कि पुलिस और इंतजामी अफसरान अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। करप्शन के हवाले से भी शिकायत हैं। इंतजामी अफसरों की करप्शन पहले से कई गुना बढ़ गई। अरकान असम्बली ने तरक्याती फंड्स का मामला भी उठाया और शिकवा किया कि पहले साल फंड्स मिले लेकिन दूसरे साल तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स भी नहीं दिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने अरकान कौमी असम्बली को भी तरक्याती फंड्स की यकीन दहानी करा दी। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चीनी की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही और हुकूमत रेट कहीं नजर नहीं आ रही, जबकि दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कीमत में मजीद इजाफा किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे असलम खोखर। शुगर माफिया के सामने हुकूमत बेबस, तमाम तर दावों, कार्रवाइयों और माफिया को लगाम डालने की बातें हवा में उड़ा दी गयी। शहरियों का कहना है कि हुकूमती रेट कहीं पर नजर नहीं आ रही है। शुगर माफिया बेलगाम हो चुका है और अपनी मन मर्जी की कीमतें वसूल कर रहा है। रोजाना चीनी महंगी हो रही है, कभी बता रहे हैं 470 है, कभी 460, महंगी हो रही है। चीनी के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और तमाम चीजें जो है ना महंगाई है काफी। हम लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, 300-400 की दिहाड़ी लगा रहे हैं, उस पर हमारा गुजारा नहीं हो रहा। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास स्टॉक पड़ा है उसका अपना रेट है। यही हाल मिलों में है, यही हाल यहाँ आड़तों का है जिनके पास काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है। आज देंगे 47 की, कल देंगे वो 5000 की, और ये बता भी रहे हैं वो साथ साथ। दुकानदारों का कहना है कि हमें चीनी महंगी मिलती है तो हम भी मजबूरन महंगी बेचते हैं। साथ साथ चीनी मजीद महंगी होने की नवीद भी सुना दी है। चीनी इसलिए महंगी बेचने क्योंकि तकरीबन 95-96 रुपये बाजार से चीनी मिल रही है। हम तो खरीद बेच रहे हैं, हमारा मुनाफा भी नहीं साल कमा रहे हैं। बाजार में बहुत तेज है चीनी का रेट, हमारी मजबूरी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की जानिब से मुनासिब कार्रवाइयाँ न होने की वजह से शुगर माफिया धड़ल्ले से कीमतों का तयन करने में मसरूफ है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों पर हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आ रही और कहा यह जा रहा है कि चीनी की कीमतें यहाँ नहीं रुकेंगी बल्कि इनमें मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन अर्शिद सती के साथ मोहम्मद असलम खोखर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कराची में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी, जिससे हर शहरी परेशान दिखाई देता है। लोगों का कहना है चीनी, आटा, सब्जियां, दाल और गोश्त हर शय की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन। महंगाई महंगाई हाय महंगाई। लोगों ने तहरीक इंसाफ के 2 साल मुकम्मल होने और हर चीज को महंगा करने पर दुहाइयां देते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस हुकूमत ने चीनी, आटा, सब्जी, दाल, गोश्त हर चीज की कीमतों में दुगना इजाफा कर दिया है। गन्ने के तो गन्ना 200 रुपये मन चल रहा है और चीनी 110 रुपये। ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आ रही भाई। चीनी पे तो भाई मैं कॉमेंट दिए दूंगा भाई। गरीब आदमी तो भाई अल्लाह इनको चला रहा है भाई। किस तरह गुजारा करता है अल्लाह इनको करने वाला है। इस तरह से महंगाई हो गई है, खुदकुशियाँ बढ़ गई हैं तादाद से ज़्यादा। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी मर रहा है बिल्कुल। इस कदर की हर चीज़ में पैसा बढ़ा दिया और एक पैसा नहीं बढ़ाया, 20 रुपये बढ़ाया हर चीज़ के ऊपर।
इतनी सब्जी महंगी का आदमी खरीद नहीं सकता, परेशान होकर बहुत परेशान हुए हैं। दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह तू हमारे मुल्क को सुधार दे। लोगों का मजीद कहना था कि चीनी की कीमत 2 साल पहले 55 रुपए थी, लेकिन अब 110 रुपए किलो मिल रही है, जिसके बाइस हमने चाय और शरबत पीना ही छोड़ दिया। सारी चीजें महंगी हैं, आप जिसको भी हाथ लगाए करंट ही मारता है। चाय पीना छोड़ दी, बस ये इतनी सस्ती हो गई कि चाय पीना शरबत पीना छोड़ दिया हमने। कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। उसने बिजली के बिल भी तो जलाए थे ना, अब क्या हुआ? बिजली के बिल जलाए थे ना जब वो अपनी उसमें नहीं थी, तो अब क्या हुआ? अब बिल देख रहे हैं, अब बिल से फुर्सत मिलेगी तो चीनी आटा और ये टमाटर खाएंगे ना। गरीब आदमी के लिए सिर्फ समंदर रह गया भाई। हुक्मरान यही कहेगा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करना उसने कुछ नहीं है। एक चीनी का स्कैंडल अभी तक कौन आदमी मुलव्वस है, वो लंदन बैठ गए जाके, जहांगीर तरीन साहब। आवाम को 5 साल ऐसे ही रगड़ना है। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई ने हमारी कमर तोड़कर रख दी है, जबकि लोग पिछली हुकूमतों को याद करते भी दिखाई दे रहे हैं। अरे हमने तो तब्दीली के नाम पर नारा दिया कर, हमने सबसे बड़ा गुनाह किया था। हमने ये देने आए थे लोगों को, ये उल्टा ले रहे हैं। इन लोगों ने तो साबित कर दिया कि हम लोग नवाज शरीफ को इतना बुरा भला, जरदारी को बुरा भला कहते थे, मगर इन्होंने आज हमें ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि वो इनसे बेहतर थे। किसके लिए महंगाई? तो भाई बहुत है, गरीब लोग मर रहे हैं, क्या करें? काम काज तो है ही नहीं, देख रहे हैं तो लॉकडाउन की वजह से सब लोगों को कारोबार बंद है। इस हुकूमत ने 2 साल के अरसे में महंगाई की शरह 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी है। माली साल 2019 और 20 में महंगाई की औसत शरह 74.10% रही है। कैमरामैन सराज अब्बास के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। लकड़ी और प्लास्टिक का फर्नीचर आम होने की वजह से मूड़ा साजी का कदीम फन भी दम तोड़ता जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल मजीद बाटी ने। कानों को एक खास तरतीब में खूबसूरती के साथ सरकंडों और डोरी की मदद से जोड़कर इसको रुई से भर के रंगारंग कपड़े और झालर से सजाते मोहम्मद सिद्दीक और मोहम्मद अली 35 साल से मूढ़े बना रहे हैं। इनका कहना है कि मूढ़े बहुत कदीम और सकाफती फर्नीचर है जो पहले बैठक, चौपालों और डेरों में रखा जाता था। पहले डेरे च बंगले च हर जगह पे ये इस्तेमाल होता है, इसकी मियाद ज्यादा है। कारीगरों का कहना है कि मूढ़े बनाने के लिए दरियाई जमीन से काने लाने पड़ते हैं और एक मूढ़े को बनाने में 2 दिन लग जाते हैं, जबकि मेहनत के मुताबिक मुआवजा भी नहीं मिलता। पहले ही ढांच तैयार करीदा है, फिर मूढ़ा बनाईदा है, फिर इसके ऊपर कचरा डाल के उत्ते कपड़ा लाईदा है, फिर उत्ते कवर चढ़ाईदा है झालर वाला। घरेलू फर्नीचर में नित नए डिजाइन और जिद्दत आने के बावजूद रिवायती तरीके से बनाए जाने वाले ये मूढ़े न सिर्फ घर की सजावट में काम आते हैं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सकाफत को उजागर भी करते हैं। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं पाक फिजाइया की शानदार तारीख इस बात की गमाज है कि कोई भी पेशावर फौज तादाद और साजो सामान की किल्लत को अपने अज़्म हिम्मत और बेहतर तरबियत से मुतवाजन कर सकती है। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मुनाकिदा कम्बैट कमांडर्स कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में सरबराह पाक फिजाइया ने कहा कि असर हाजिर में दरपेश चैलेंजेस और उनसे मुंसलिक हिकमत अमली से अच्छी तरह आगाह होकर हम पाक फिजाइया में बेहतरीन अस्करी तरबियत के हुसूल को मुमकिन बना सकते हैं। पेशावराना महारत और सच्ची लगन के साथ साथ बेहतरीन नज़्म ज़ब्त और कॉमरेडशिप पाक फिजाइया की नज़्मुल ऐन की मौसर तकमील के लिए जरूरी है। सरबराह पाक फिजाइया ने ग्रेजुएट होने वाले अफसरान में असनाद और इनामात तकसीम किए हैं। पेशावर में अवामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्तकबाल मुहर्रमुल हराम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मुकर्रीन का कहना है कि सैयद शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के सामने सीना सफर होकर इंसानियत और इस्लाम को जिंदा रखने के लिए कुर्बानी दी, जबकि कश्मीर और फलस्तीन में होने वाले जुल्म के खिलाफ हुकूमती खामोशी समझ से बालातर है।
زیر اہتمام پشاور پریس کلب میں استقبال محرم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ علامہ محمد شہیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ کربلا دراصل انسانیت کی بقا کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکا ہے، جس میں سید شہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر انسانیت اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دی۔ حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دیے، بلکہ سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت جو قربانیاں دیے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے میں جو سبق امام علی مقام نے ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ بریفنگ کے موقع پر اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر، فلسطین، یمن، عراق اور شام میں مسلمانوں کو درپیش تمام مسائل کا حل سید شہداء کی اس عظیم الشان اور افاقی درس میں پوشیدہ ہے۔ آج اس وقت کا ظالم جو ہے وہ امریکہ ہے، آج اس وقت کا ظالم اسرائیل ہے، آج اس وقت کا ظالم برطانیہ ہے، آج اس وقت کا ظالم انڈیا ہے۔ ہمیں ان ظالموں کے اوپر نگاہ رکھ کے ان کے تحت چلنے والے ظالموں کے خلاف قیام کرنے کی ضرورت ہے، جو تمام مسلمانوں کا فرض ہے۔ سب جانتے ہیں کہ سال کے لگ بھگ عرصہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو ظلم ہے وہ ظلم پہ خاموشی بھی بذات خود ایک ظلم ہے، اور اس خاموشی کو توڑنا ہم سب کا فرض ہے۔ محرم میں ہم سب کو چاہیے کہ ممبر میں کشمیر کے مسلمانوں کا ہم ذکر فرمائیے۔ اس موقع پر مقررین نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے ساتھ محرم الحرام کو نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کا احاطہ کیا۔ کیمرمین حمزہ آفتاب کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم اکثریتی افریقی ملک مالی میں فوج نے بغاوت کر دی۔ فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ باغی بغاوت کے بعد مالی کے صدر ابراہیم بوہابارکا کیتا مستعفی ہو گئے۔ قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ صدر کے بیٹے سمیت کابینہ کے متعدد اراکین نظر بند کر دیے گئے۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے خطاب ابراہیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے ساتھ ہی حکومت اور پارلیمان کو بھی تحلیل کر دیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اقتدار کی خاطر خون کی ایک بھی بوند بہائی جائے۔ صدر کا کہنا تھا کہ اگر آج ہماری فوج میں چند عناصر مداخلت کر کے یہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی کیا ہے۔ اس اعلان کے چند گھنٹوں قبل ہی ملک کے صدر نے اور وزیر اعظم نے باغی فوجیوں کی جانب سے حراست میں لے کر ایک فوجی کیمپ منتقل کر دیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق باغی فوجیوں نے پہلے صدر کی نجی رہائش گاہ کا محاصرہ کیا اور ہوائی فائرنگ کی۔ سرکاری ٹی وی کی نشریات اچانک بند کر دی گئی۔ رپورٹس کے مطابق باغی فوجیوں نے کئی فوجی افسران، سول سرونٹس کو بھی اس دوران حراست میں لیا تھا۔ کارٹی کے فوجی اڈے سے نکلنے والے فوجیوں نے گرفتاریاں کی۔ حکومت مخالف مظاہرین نے باغی فوجیوں کے اقدامات کر خوشی کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے وزیر انصاف کی ملکیتی عمارت کو آگ لگا دی۔ یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے بغاوت کی مذمت کر دی۔ مالی کے معاملے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔